देख रहे हैं, क्या 2 दिन सिर्फ और सिर्फ एससीओ को दिए जाने चाहिए और आईनी तरमीम का मामला आगे ले जाना चाहिए, या साथ साथ ये मौजू भी पाकिस्तान में ज़ेर बहस रहना चाहिए? जी शुक्रिया। मैं इस्लामाबाद का बासी हूँ। बचपन से अब तक इस्लामाबाद में हमेशा गैर मुल्की सरबराहान का, वफूद का, आमदोरफ्त का एक सिलसिला जारी रहता था, लेकिन काफ़ी अरसे से ये सिलसिला रुक गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान अपनी फाइनेंशियल मुश्किलात की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, इंटरनेशनल आइसोलेशन का एक पीरियड से गुजर रहा था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि पाकिस्तान उस इंटरनेशनल आइसोलेशन के पीरियड से बाहर आ रहा है, और ये एससीओ का इस्लामाबाद में इजलास मुनक्कद होना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उस हवाले से भी एक दफ़ा फिर दोबारा रेडा पे पाकिस्तान आया है। और इसकी अहमियत मौजूदा जो दुनिया के हालात हैं उस हवाले से इस तरह से भी बनती है कि हम एक बहुत बड़ा कंपटीशन देख रहे हैं, ट्रेड वॉर्स देख रहे हैं बिटवीन द वेस्ट एंड इमर्जिंग चाइना जी। और उस सूरत हाल, उस कॉन्टेक्स्ट में ये चाइनीज लेड जो इनिशिएटिव है एक काउंटर बैलेंस दुनिया के अंदर क्रिएट कर सकता है, कर रहा है। और पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने वेस्ट के साथ ताल्लुकात को भी सामने रखे, उनको भी अहमियत दे, और साथ ही रीजनल अलायंसेस की तरफ भी आगे बढ़े। जहां तक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है तो आईनी तरमीम के ऊपर कंसेंसस अब तो ड्राफ्ट सामने आ चुके हैं। पहले तो अफसोस की बात यह थी कि ड्राफ्ट ही नहीं पता थे हम लोगों को, ना मीडिया को पता थे, और हुकूमत ने बड़ा नॉन सीरियसली इस मामले को हैंडल करने की कोशिश की। इजलास इन्होंने बुला कर रखे हुए थे, रात के अंधेरे में ये अमेंडमेंट कराना चाहते थे। शुक्र है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये नहीं होने दिया, और अब जो हमारे सामने ड्राफ्ट्स आए हैं तो उसमें हमें नजर आ रहा है कि काफी ज्यादा जो ऑब्जेक्शनेबल चीजें थी वो तकरीबन तमाम जमातों के ड्राफ्ट से निकल गई हैं, और अब सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गई है, और वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम। जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो क़याम है ये 25 से पहले ही क्यों हर सूरत में सियासी जमातों को चाहिए? ठीक। तो उसका मतलब भी हम सबको समझ में आता है कि इनकमिंग चीफ जस्टिस का रास्ता रोकना है, और परहैप्स जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं उनके लिए एक नई पोजीशन क्रिएट करनी है। तो ये सारी जो सूरत हाल है इसमें लेट्स होप कि कंसेंसस बिल्ड हो सके। बिलावल साहब तो वाज़ेह तौर पर मुस्तफा नवाज साहब कह ही चुके हैं ना कि अगर नए चीफ जस्टिस के आने के बाद होता है तो फिर शायद ये नहीं हो पाएगा, वो इसको यानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है इस आईनी तरमीम को। तो ये खदशात का इजहार तो वाज़ेह तौर पर हो गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, और ऐसा होगा, बिल्कुल इसलिए होगा कि वकला कम्युनिटी के अंदर भी, लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर भी एक बहुत बड़ा रिएक्शन है कि आप पूरे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर चेंज करने जा रहे हैं। मैं कल एतजाज एहसन साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, और उसमें भी उन्होंने कहा कि बिलावल साहब को बड़ा फोर्थराइटली उन्होंने ये बात की कि बिलावल साहब को शायद प्रॉपर्ली ब्रीफ नहीं किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मामले पे एतजाज एहसन साहब समझते हैं कि कम से कम 6 महीने तो डिबेट होना चाहिए जी। और जो बिलावल साहब ने कुछ एग्जांपल्स कोट की थी, जिस तरह जिना साहब का एक कोटेशन उन्होंने सामने लेकर आए थे, उससे भी उन्होंने डिसएग्री किया कि उस वक्त के हालात, कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ था। तो ये अब हुकूमत जिस जल्दबाजी में 25 से पहले इसको कराना चाह रही है, उसके ऊपर कल एक वकला कन्वेंशन होने जा रहा है कराची में इंशाअल्लाह। वहां पर जो सीनियर लीडर्स हैं, वकला रहनुमा हैं, मुनीर मलिक साहब समेत पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हो रहे हैं। तो वहां से भी एक रिएक्शन सामने आएगा। ये जो वाटर डाउन वर्जन अब सामने आया है कि वकला कम्युनिटी इसके ऊपर क्या राय रखती है, ये कल इंशाअल्लाह उस कन्वेंशन के बाद सामने आ भी जाएगा। बिल्कुल सही। या माहिर कानून के आप कैसे समझते हैं कि ये जो आईनी बेंच का कयाम है इससे भी मसला हल हो जाएगा? जी शुक्रिया। मेरे भाई ने उस वक्त एक कमेंट किया था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट था वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम था। तो मैं इस बात पे मुस्कुराया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट था वो तो कुछ और था। उस वक्त के जो मखसूस हालात थे, मुल्क में एक डिक्टेटरशिप थी, और तमाम पॉलिटिकल जमातों के सरबराहान ने बैठकर ये बात तय की कि हम इस बात का आदा करते हैं कि हम जब भी दोबारा हुकूमत में आएंगे
तो हम कभी इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेकर नहीं आएंगे, और इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेकर कोई अपोजिशन पार्टी हुकूमत नहीं गिराएगी। तो उसके अंदर तो और भी बड़ी शिकें हैं ऐसी जो इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर दी गई हैं। तो जो स्पिरिट था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, वो तो कुछ और था। और अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से शिक उठा लें, तो उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ 6 साल के लिए उसका क़याम अमल में लाया जाएगा, क्योंकि उस वक्त एक डिक्टेटर था। तो ये सोचा गया कि उसके रुखसती के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मिलावट हो चुकी है, जो वायलेंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कमिट की जा चुकी है, तो उन चीजों को ठीक करने के लिए 6 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत होगी, और उसके बाद उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो ये कहता है। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि 25 तारीख से पहले लेकर आने की जो हुकूमत की जिद है जी, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे मबनी है कि हम एक इनकमिंग चीफ जस्टिस का रास्ता रोके, कॉन्स्टिट्यूशनल नया स्ट्रक्चर मुल्क के अंदर लेकर आए कि जिसके तहत हम अपने मनपसंद के जजेस को अपॉइंट करें, और जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव के ताबे करें। अब ये जो सूरत हाल है, ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है, ना ऑपोजिशन की जमातों को, ना लीगल फ्रेटर्निटी को। अब उसके अंदर जो आप कई ऐसी चीजें हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो रखा गया है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। फिर उसके बाद जजेस की ट्रांसफर इधर से उधर कर देना, दूसरे सूबों में कर देना, वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल काम है। तो आप तो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक अपेलेट कोर्ट के अंदर तब्दील कर देंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जगह पर रहेगी ही नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत तशवीशनाक हैं, बड़ी तशवीश तलब है। नहीं तो आपके ख्याल में, मगर आप समझते हैं सर कि जो मौलाना की तजवीज है वो काबिल अमल है, और उससे ये जो पेंडेंसी वाला मसला है केसेस की, ये हल भी हो सकता है, या आप समझते हैं कि वो भी काबिल अमल नहीं है? देखिए, मौलाना की जो तजवीज है वो काबिल अमल है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए। जो पेंडेंसी का मामला है उसमें तो हुकूमत के दावे के अंदर लॉजिक और कोई फोर्स तो है ही नहीं। अच्छा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त तकरीबन 60,000 के करीब केसेस पेंडिंग है जी। हाई कोर्ट्स के अंदर तकरीबन 4.5 लाख के करीब पेंडिंग है, जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं। और जो असल पेंडेंसी है, जो असल लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो तो लोअर कोर्ट्स के अंदर है, जहां पर इस वक्त 2 मिलियन से ऊपर, 20 लाख से ऊपर केस पेंडिंग है। तो वहां उधर आम लोगों को रिलीफ देने के लिए तो आप कोई लेजिस्लेशन सामने नहीं लेकर आ रहे। अगर आपका मकसद निजाम इंसाफ के अंदर बेहतरी लाना होता तो सबसे पहले आप उन चीजों को एड्रेस करते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर लीगल रिफॉर्म्स कि किस तरीके से वहां पर लोगों को इंसाफ मिल सकता है, उसको एड्रेस करते। लेकिन यहां पर तो पूरी कोशिश ये है कि चंद 100 केसों के लिए उनको जवाज बनाकर एक अदालत का वो पेश किया जाए, और 25 तारीख से पहले बाहर सूरत या आईनी तरमीम कराई जाए, ताकि एक जज साहब का न सिर्फ रास्ता रोका जाए बल्कि बाकी सुप्रीम कोर्ट के विंग्स को क्लिप कर दिया जाए। सही है, बिल्कुल ठीक है।